नमस्कार, मैं ऋषि। आज हम कविता के बारे में जानेंगे कि कविता क्या है, कविता की क्या सार्थकता है, कविता मानव के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। कविता साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और समृद्ध विधा है। साहित्य मानवीय संवेदना का संस्कार करता है। वह मनुष्य की भावनाओं को परिष्कृत परिमार्जित करता है और समाज को एक नया दिशा देता है। गोपाल दास नीरज जो एक गीतकार है, कवि हैं, वह परिभाषा देते हैं कि कवि के जीवन के बारे में। नीरज का कहना है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य और कवि होना सौभाग्य। यानी कवि होना सौभाग्य की बात है। कविता मनुष्य की श्रेष्ठ रचना है। वह स्वप्न भी है, वह यथार्थ भी है। वह एक बेहतर दुनिया के लिए स्वप्न है तो अपने समय संदर्भों से परिचित कराने वाली यथार्थ विधा है। इसीलिए कविता सबसे अधिक तादात्म्य स्थापित करती है। हमारे प्राचीन आचार्यों ने कविता के स्वरूप पर गहरा विमर्श किया। भारतीय काव्य शास्त्र में यदि देखें तो काव्य लक्षण यानी लक्षण, काव्य किसे हम कहें, यानी कविता के क्या लक्षण होने चाहिए, इसको लेकर काफ़ी विचार विमर्श हुए हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी और भारतीय काव्य शास्त्र में। भारतीय काव्य शास्त्र में संस्कृत आचार्यों के द्वारा मत व्यक्त किए गए। किसी ने शब्दार्थ को काव्य माना, किसी ने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द को काव्य माना, तो किसी ने रसात्मक वाक्य को काव्य माना। तो कविता में रस की सिद्धि होती है और यह रस मनुष्य को आनंदित भी करता है और उद्वेलित भी करता है। प्राचीन आचार्यों ने जो साहित्य और काव्य को समानार्थक माना था, उन्होंने काव्य के अनेक भेद किए थे। प्रारंभ में दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दो रूपों में वर्गीकृत किया गया था। बाद में श्रव्य काव्य को ही 3 भागों में बांटा गया, गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। आज पद्य काव्य को ही हम कविता कहते हैं। कविता में कवि का व्यक्तित्व प्रस्फुटित होता है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ, यह है अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों की संसार लिए फिरता हूँ। तो कविता सपनों का संसार भी है। कवि एक बेहतर दुनिया के लिए स्वप्न भी देखता है, बेहतर दुनिया का विकल्प रखता है। वह मनुष्य को मनुष्य बनाने की सीख देता है। इसलिए कहा गया है कि कविता भाषा में आदमी होने की कमीज है। आधुनिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक प्रसिद्ध निबंध है कविता क्या है। अप्रैल 1909 में यह निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और इस निबंध के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता की प्रासंगिकता, कविता की उपादेयता, कविता के लक्षण पर काफ़ी गहराई से विचार विमर्श किया है। कविता सिर्फ भावनाओं का उद्वेग नहीं है, कविता में विचार तत्व होते हैं और ये विचार तत्व हमें मनुष्यता की उच्च भूमि की ओर ले जाते हैं। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए सबसे अधिक शक्ति कविता में होती है। इसीलिए कविता को साहित्य में सबसे श्रेष्ठतम माना गया है। उत्तर छायावाद के कवि गोपाल सिंह नेपाली कहते हैं, कवि ने जो कुछ जाना, कवि ने जो पहचाना, बनता है वह छंद छंद में, छंद छंद का गाना, बनता है वह भाव लहर में उठता हुआ जमाना। कविता सिर्फ शब्दों का वागजाल नहीं है। उर्दू हिंदी के शायर राही मासूम रजा कहते हैं कि मुझे मालूम न था कि हर एक लफ्ज़ को सदियों ने संवारा होगा, ये जो आए हैं तो कितनों ने पुकारा होगा, मैं लुटाता रहा इस दौलते पे पाया को, और जबकि ज़माने को बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कविता सिर्फ शब्दों का विन्यास ही नहीं है, वह सही शब्दों का विन्यास है। लोक जागरण के लिए सबसे अधिक पहल कविता ने की है। सुमित्रानंद पंत ने कहा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमर कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। भारतीय मनीषा यह मानती है कि वाल्मीकि विश्व के सबसे प्राचीनतम कवि हैं। वाल्मीकि के हृदय में जब शोक जागृत हुआ तो वह क्रोध का रूप धारण कर लिया, और जब वह क्रोध का रूप धारण कर लिया तब कविता का जन्म हुआ। पाश्चात्य मान्यता के अनुसार तोमर विश्व के सबसे प्राचीनतम कवि हैं और इलियड और ओडिसी के माध्यम से कविता के स्वरूप को वह जनमानस के सामने रखते हैं। तो कविता का उद्देश्य सिर्फ मानव का जीवन, मानव के जीवन को सुखी, समृद्ध और समन्वयशाली बनाना है। भवानी प्रसाद मिश्र जो गांधीवादी लेखक हैं, वे कहते हैं कि फूल लाया हूँ कमल का, क्या करूँ इनका पसारे, आप आंचल छोड़ दो तो हो जाए जीवन का।
कवि अपने मानस से जब संवाद करता है, जब वह बाहर की हकीकत को देखता है, तो उसके मन के भीतर संवेदना रूप ले लेती है और वह उस संवेदना को जब भाषा का परिधान पहनाता है, सही शब्दों का परिधान पहनाता है, तब कविता का जन्म होता है। साहिर लुधियानवी कहते हैं कि दुनिया के तजुर्बों ने हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं। दुनिया में जो दुर्घटनाएं होती है, वह दुर्घटनाएं ही कवि के मानस को उद्वेलित करती है और उस उद्वेलन की प्रतिक्रिया के स्वरूप ही कविता का जन्म होता है। धूमिल हिंदी के एक प्रमुख कवि हैं और उन्होंने जनता के दुख दर्द को, जनता के एक आलाप को अपने कविता में पिरोने का काम किया है। उनकी कविता राजनीति पर व्यंग करती हुई कविता है। उनका एक अलग प्रजातंत्र है, वे संसद को जगाने की बात करते हैं। धूमिल कहते हैं कि कविता भीड़ में किसी बौखलाए व्यक्ति का एक आलाप है। कविता के माध्यम से हम सभ्यता के विकास यात्रा को जान सकते हैं। कविता के माध्यम से हम एक सुंदर भविष्य की परिकल्पना करते हैं और उस परिकल्पना की ओर अपना कदम उठाते हैं। कवि क्या करता है? कवि कल्पना करता है, वह निर्माण करता है, वह रचता है, वह बसाता है। बसा दो एक नया संसार, करो मुझसे तुम प्यार। वह एक नया संसार बसाने की वकालत करता है। नेपाली गोपाल सिंह नेपाली, जो उत्तर छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं, उनका कहना है कि कवि का जीवन एक जगत है, जग के भीतर जग के बाहर। जग का पुण्य वहाँ सुंदर है जहाँ पाप भी नहीं असुंदर। जन्म जहाँ पर मधुर राग है, सधा हुआ जग की वीणा स्वर। मरण वहाँ करुण गीत है, छिपा हुआ जग की वीणा स्वर। कविता है कवि हृदय क्षितिज पर बाला अरुण का गाना, जीवन की प्राची में उठकर मधुर मधुर मुस्काना। कविता हमारी आस्था को, हमारे संकल्प को घनीभूत करता है। कविता हमें जगाती है। एक समय था जब मंचीय कविताएं होती थी। उस समय कवि सम्मेलन हुआ करते थे। कवि सम्मेलन में महत्वपूर्ण कवि आते थे और वे अपनी राग रागनियों के माध्यम से जनता को जागृत करते थे, उनका स्वस्थ मनोरंजन करते थे। जब देश गुलाम था, तब हिंदी कविता ने इस देश की जनता को जगाने का काम किया। हिंदी कविता ने इस देश की जनता को बताया कि हमारा देश जो है वह ज्ञान का प्राचीनतम केंद्र है। हमारी सभ्यता एक गौरवशाली सभ्यता है। तो जनता में राष्ट्रीयता के स्वर को जागृत करने का काम भी कविता ने किया है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में यदि हम देखें तो कई ऐसे गीत आए हैं जो गीत इस देश के जो विशेषताओं को, इस देश के वैभव को रेखांकित करने वाला गीत है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक में नागराज छंद जैसे दुर्लभ छंदों का उपयोग किया है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। कविता हमें जगाती है, हमें जागृत करती है। साहित्य की अन्य विधा भी हमारा मनोरंजन करती है, हमें जगाती है। लेकिन कविता सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्रभावकारी है। जब चीन ने इस देश पर आक्रमण किया, चीनी सेना काफ़ी मजबूत थी, संख्या बल भी उसके पास ज़्यादा था। तो चीनी सेना का आक्रमण होने जब हुआ इस देश पर, हमारा देश हार गया। राजनेता बाद में जगे, कवि पहले जगे। कवियों ने अपने रचना धर्मिता के माध्यम से इस देश की जनता को जागृत करने का प्रयास किया और इस देश के गौरव को रेखांकित करने का प्रयास किया। शैलेश मटियानी, जो उन दिनों कविता की रचना भी किया करते थे, वे कहते हैं कि अभय होकर बहे गंगा, हमें विश्वास देना है। हिमालय को शहादत से धुला आकाश देना है। हमारी शांति प्रियता का अर्थ नहीं है कायरता, हमें अब खून से लिखकर नया इतिहास देना है। तो उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि गोपाल सिंह नेपाली ने हिमालय को पुकारा नामक कविताएं लिखी। नेपाली कहते हैं कि हम शीश झुकाएंगे न फरियाद करेंगे, जो हमसे लड़ेगा उसे बर्बाद करेंगे। तो दिनकर ने परशुराम का आह्वान किया, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की शहादत को याद किया। तो कविता सिर्फ शब्दों का वाकजाल नहीं है, यह शब्दों के माध्यम से भावनाओं का सचेत संप्रेषण है। इसीलिए हर युग की कविता की कथ्य और भाषा में अंतर होता है। आदिकालीन समाज में जब आडंबरों ने आधिपत्य जमा लिया था, तो सरहप्पा ने अपभ्रंश भाषा के माध्यम से इस देश की जनता को जागृत किया। हमारे भक्तिकालीन कवियों ने भक्ति काव्य धारा के माध्यम से
लोक जीवन में आस्था को जीवंत किया। तो कविता का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि मैथिली शरण गुप्त कविता की उपादेयता पर बल देते हुए लिखते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। पाश्चात्य विद्वानों ने माना है कि हर युवक कवि होता है, उसके हृदय में कोमल भावनाएं होती है, उसके आँखों में भविष्य के स्वप्न होते हैं, लेकिन जिन्हें समुचित शब्द मिल पाता है, जो अपनी संवेदना से अनुप्राणित शब्द को भाषा का परिधान पहना देता है, वह कवि के रूप में मान्य हो जाता है। कविता को जीवन की आलोचना भी कहा गया है। जीवन क्या है, इसे कैसा होना चाहिए, इसका बोध कविता कराती है। तो कविता सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक सुने जाने वाली वह विधा है जो बिंबों के माध्यम से, मिथकों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से हमारे सामने एक नया संसार रच देती है। कविता जीवन की संभावनाओं का विस्तार करती है। कविता इस जीवन को सुंदर बनाने की सीख देती है। आज के वैश्वीकरण के दौर में कविता की प्रासंगिकता बढ़ गई है। उसे जन जन तक पहुंचकर एक नए संसार के निर्मिति पर बल देना चाहिए। वह संसार कैसा हो, तो वह संसार ऐसा हो जो युद्धाग्राही वातावरण से मुक्त हो और इसमें भाईचारा हो, सह अस्तित्व हो, समन्वय की भावना हो, जिसके प्रीत पर अधरों की बांसुरी हो, मुस्कुराहट हो। युद्ध गर्जन नहीं प्रीत की बांसुरी, ओठ पर चाहिए आज संसार की। धन्यवाद।